नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियों से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। इसके अलावा इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं याद करवा के ही जाऊंगा। आपको याद होंगे तो अच्छा रहेगा, याद में करवाऊंगा, लिखते रहना, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गतियों से। तो पृथ्वी की मुख्यतः दो गतियां होती है। एक गति होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है दोस्तों? घूर्णन गति होती है। और दूसरी होती है परिक्रमण गति। कितनी होती है? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति को देखिए क्या आने पर इसको मैं बोलूँगा कक्षीय गति। क्या बोलूँगा दोस्तों? कक्षीय गति। और इस गति को ही एक और नाम से बोलते हैं, वो है वार्षिक गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? वार्षिक गति। और जो घूर्णन गति है, इसे यहाँ परिक्रमण बोला तो घूर्णन गति को क्या बोलेंगे? परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति इसको बोलेंगे। तो घूर्णन गति को क्या बोल रहे हैं? परिभ्रमण गति। ये कक्षीय है तो इसे बोलेंगे अक्षीय गति। क्या बोलेंगे? अक्षीय गति बोलेंगे। और ये वार्षिक गति है तो इसे क्या बोलेंगे? दैनिक गति इसे बोलेंगे, दैनिक गति से बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ परिक्रमण लिखा है तो कैसे मैंने बना दिया कक्षीय, और वार्षिक गति भी इसे कहते हैं। घूर्णन गति इसे परिभ्रमण कहेंगे, अक्षीय गति कहेंगे, और दैनिक गति इसे कहेंगे। तो घूर्णन गति क्या होती है? तो घूर्णन गति क्या होती है? देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यह कहलाता है घूर्णन गति। जबकि यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, यह कहलाता है परिक्रमण गति। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आगे जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम लगभग 24 घंटे मानकर चलते हैं। 24 घंटे मानकर चलते हैं। यहाँ पर बात करें परिक्रमण काल की, परिक्रमण काल की, तो परिक्रमण काल कितना होता है? वो देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, जिसे हम 365 दिन और 6 घंटे मानकर चलते हैं। कितने? 365 दिन 6 घंटे मानकर चलते हैं। घूर्णन काल की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड बिल्कुल एग्जैक्ट है, और जिसे हम 24 घंटे मानकर चलते हैं। और परिक्रमण काल की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, जिसे हम 365 दिन 6 घंटे मानकर चलते हैं। बात क्लियर? आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न और बनाया जा सकता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? तो ये घूर्णन गति होती है दोस्तों 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अगर एक चीज़ बताइए, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 3600 सेकंड। अगर इस 1670 में मैं 3600 का भाग दे दूं तो ये आएगा 0.46 किलोमीटर, और ये हाउ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? सेकंड।
कितना हो जाएगा, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक चीज और याद रखेंगे इस घूर्णन गति में कि ध्रुवों पर ये जो घूर्णन गति होती हैं वो होती हैं 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवों पर क्या होती है घूर्णन गति, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए, यहाँ जो परिक्रमण गति कितनी होती है, परिक्रमण गति कितनी होती है, वो होती हैं दोस्तों 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तो मेन आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब घूर्णन गति से क्या होता है, तो घूर्णन गति से क्या होता है, दिन रात जैसी घटनाएं किसके कारण होती हैं, घूर्णन गति के कारण होती हैं। और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन संबंधी घटना होती है। मौसम परिवर्तन संबंधी घटना परिक्रमण गति के कारण होती हैं और दिन रात जैसी घटना ये किसके कारण होती हैं, घूर्णन गति के कारण होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये मेन चीज़ें हैं और मेन चीज़ और आने वाली है, कहीं मत जाइए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताने जा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिया, जय महाकाली। आगे बढ़ रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, प्रदीप्ति वृत्त। एक होता है प्रदीप्ति वृत्त, किसे कहते हैं, तो ये होता है दोस्तों दिन और रात को अलग करने वाला काल्पनिक वृत्त जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, दिन रात को अलग करने वाला काल्पनिक वृत्त जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। देखिए, ये हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है। इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में कौन चक्कर लगाती है दोस्तों, कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी। कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम अपसोर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसे अपसोर कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जब कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और ये होती हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर और ये होती हैं 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों लिखिए अपसौर। अपसौर क्या बताया मैंने, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसे कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसौर। और ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती हैं। और ये अपसौर की स्थिति कब बनती है, अपसौर की स्थिति मेरे प्यारे दोस्तों 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। कब होती है,
4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है और ये दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए अपसौर के बाद देखिए उपसौर। क्या है? उपसौर। उपसौर मैंने ये बताया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, देखिए पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, किसके? सूर्य के। एक ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। और ऐसी स्थिति बन जाए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है। अब देखिए ये उपसौर यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है उपसौर में? तो उपसौर में कितनी होती है? देखिए 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर ये उपसौर में दूरी होती है। ठीक है। इसके अलावा ये उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति मेरे प्यारे दोस्तों 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बता दूँ? जय महाकाली। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, इसका जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा, इसको मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ क्या होती हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती हैं, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। देखिए जब सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ेगी, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, ये क्योंकि बीच वाली लाइन है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। जब भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है और सूर्य अगर भूमध्य रेखा पर होगा तो इसका प्रकाश इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बराबर मात्रा में जाएगा। ठीक है, बीच में है, बीच में टॉर्च लेके बैठ जाइए तो क्या होगा? आधा प्रकाश इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, बिल्कुल समान। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो क्या होगा? इस भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो क्या होगा? दिन और रात समान होंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिन और रात समान कहाँ होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो पहले वाले जो अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में बताई थी। मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अब आ रही है। ठीक है, ये स्थिति बन रही है 21 मार्च की। कब बन रही है दोस्तों? 21 मार्च को, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर पड़ता है। फिर क्या होता है? सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पड़ रही हैं? बताइए। यहाँ पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये क्या होगी? कर्क रेखा। क्या हो गई? कर्क रेखा। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं और ये होता है मार्च के बाद 3 महीने और जोड़ ले, अप्रैल, मई, जून। 21 जून, 21 जून, 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत कहाँ पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। पहले तो ये डेट याद कर ले, फिर मैं जो लिखाऊंगा वो लिख लेना। तो 21 मार्च के बाद 21 जून को कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर।
इसके बाद एक स्थिति और आती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद। तो यहाँ डेट थोड़ी ध्यान रखें, 23 सितंबर। क्या है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ रही हैं? कहाँ पड़ रही हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। कब? 23 सितंबर को। उसके बाद सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पड़ेगी और ये क्या है दोस्तों? मकर रेखा। क्या है दोस्तों? मकर रेखा। तो यहाँ पर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 3 महीने बाद, लेकिन तारीख है 22 दिसंबर। क्या है दोस्तों? 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं? कहाँ पर पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। कहाँ पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस 21 मार्च ही आएगा और 21 मार्च को वापस सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर। समझ में आ गई? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, फिर 21 जून को कहाँ पर? कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और वापस 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये चक्र कहलाता है एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष। अब लिखिए, एक वर्ष में सूर्य द्वारा प्राप्त सौर विकिरण को क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में सूर्य द्वारा प्राप्त सौर विकिरण को एक सौर वर्ष कहते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मुझे बताइए कि एक सौर वर्ष में, मैं लिख रहा हूँ फिर उत्तर बताना, कि एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है? कितनी बार पार करता है? एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है? कितनी बार पार करता है? तो देखिए, एक बार भूमध्य रेखा को पार करके यहाँ आ गया और एक बार भूमध्य रेखा को पार करके यहाँ आ गया, तो कितनी बार हो गया? तो 2 बार ये भूमध्य रेखा को पार करता है। ठीक है, अब देखिए और चीज़ें देखिए। 21 जून, यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही हैं? 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही दोस्तों? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। और 21 जून को जब यहाँ सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी तो यहाँ गर्मी होगी या सर्दी? क्या होगी? सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो यहाँ क्या होगी? गर्मी होगी। तो वहाँ क्या होगी? गर्मी। वहाँ का मतलब उत्तरी गोलार्ध, ऐसे लिख ले, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। क्या होगी? सर्दी होगी। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कब बनती है? 21 जून को। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कब बनती है दोस्तों? 21 जून को ग्रीष्म अयनांत की स्थिति बनती है। और इसके नीचे की तरफ देख लीजिए, कब है? 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें और चीज़ अब लिख रहे हैं। सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। तो ये 21 जून जो हो गया, कहाँ हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। और एक कर्क रेखा कहाँ हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा।
सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। सीधी सीधी बात यह है कि सूर्य की लंबवत किरणें जब यहाँ पड़ेगी इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कब पड़ रही है यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें? 21 जून को यहाँ किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी और नीचे की तरफ क्या होगी, सर्दी होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी होगी। इसे हम ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कब बनती है? 21 जून को ग्रीष्म अयनांत की स्थिति बनती है और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। बात समझ में आ गई? ग्रीष्म अयनांत। आगे बढ़ते हैं। जय महाकाली। ठीक उसी प्रकार हम देखिए इसे ग्रीष्म अयनांत कहाँ है तो मुझे बताइए शीत अयनांत किसे कहेंगे? शीत अयनांत किसे कहेंगे? इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो कर्क रेखा है इस पर जब सूर्य चमका तो क्या कहा, ग्रीष्म अयनांत कहा। और इस भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ अगर सूर्य लंबवत होगा तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? शीत अयनांत। शीत अयनांत कहेंगे। शीत अयनांत। शीत अयनांत किसे कहते हैं? देखिए जब सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही दोस्तों? यहाँ। और ये क्या है? मकर रेखा। जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो बताइए यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ गर्मी होगी या सर्दी? तो क्या होगी? यहाँ पर गर्मी होगी। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। क्या होगी? सर्दी होगी। इसे हम क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों शीत अयनांत की स्थिति कब बनती है? 22 दिसंबर को शीत अयनांत की स्थिति बनती है। मुझे अब ये बताइए, एक चीज़ बताइए, 22 दिसंबर को शीत अयनांत की स्थिति बन रही है तो मुझे बताइए ये 22 दिसंबर की स्थिति कहाँ पर बन रही है? मकर रेखा पर। तो मुझे ये बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ये है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ये है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और शीत अयनांत की स्थिति कब बनती है? 22 दिसंबर को ही। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है तो उत्तरी गोलार्ध का ये क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद ये दो स्थिति और बन रही है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च को क्या कहेंगे? बसंत विषु। बसंत विषु। विषु किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर पड़ती हैं तो इसे विषु कहते हैं। और 21 मार्च को क्या कहते हैं? बसंत विषु। ये क्या कहलाता है? बसंत विषु। बसंत विषु। और ये कहलाता है शरद विषु। बसंत विषु और ये कहलाता है शरद विषु। तो शरद विषु की स्थिति कब बन रही है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या बन रही है दोस्तों? क्या बन रही है? शरद विषु की स्थिति बन रही है। शरद विषु की स्थिति बन रही है। कुछ भी याद नहीं होता है तो ये डायग्राम याद रख लेना, आपके सब दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जय महाकाली।
देखिए फटाफट से देख लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, सूर्य है। सूर्य को हिलाना डुलाना नहीं है, सूर्य को एक जगह जाके बिठा देना है। अब क्या क्या बच गया, एक तो बच गया आपके चंद्रमा, आपका चांद बच गया। क्या बच गया, ये आपका चांद है, नज़र आपकी इस पे है, ठीक है। तो सूर्य तो स्थिर रहेगा, यानी इसको तो हम स्थिर मान के चलेंगे। याद रखने के लिए ऐसे समझेंगे कि सूर्य को हिलाना डुलाना हमें नहीं है, पकड़ के बैठ जाओ सूर्य को, ठीक है। अब चंद्रमा बच गई और एक बच गई, क्या बच गई, पृथ्वी बच गई। क्या बच गई, पृथ्वी बच गई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो मुझे बताइए सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण? कंफ्यूज हो सकते हैं। सूर्य तो यहीं रहेगा, स्थिति इन दोनों की हम चेंज करेंगे। देखिए सूर्य यहाँ रहेगा तो चंद्रमा यहाँ बिठा दी मैंने, पृथ्वी यहाँ बिठा दी। देखिए अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर तो जाएगा क्योंकि सूर्य के पास है चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर जाएगा तो चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि इस पे तो उजाला होगा, ठीक है। इसको ग्रहण नहीं होगा तो ग्रहण किसको होगा, सूर्य को ग्रहण होगा। यह स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। क्या बनती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। कब बनती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस्या को बनती है, अमावस्या को बनती है। कब बनती है दोस्तों, अमावस्या को बनती है। यहाँ यह भी याद रखना होगा कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गई तो चंद्रमा आ गई तो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर जाएगा तो इसको ग्रहण नहीं लगेगा। इसको ग्रहण नहीं लगेगा तो ग्रहण किसको लगेगा, सूर्य को लगेगा। इसलिए क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए सूर्य को मैंने पहले कहा है, सूर्य को पकड़ के बैठ जाओ, सूर्य को हिलाना नहीं है। सूर्य यहाँ हो गया, स्थिति इन दोनों की चेंज कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका चांद हो जाएगा। आपका चांद आपसे दूर चला गया, सूर्य से दूर चला गया चांद, ठीक है। अब मुझे बताइए सूर्य का प्रकाश इस पे जाएगा, बताइए सूर्य का प्रकाश आपके चांद तक पहुँचेगा क्या? सूर्य का प्रकाश चांद तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी आ गई, बीच में ये आ गई, आपके चांद के बीच में ये आ गई। कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ग्रहण किसे लगेगा, चंद्रमा को, क्योंकि इसके पास प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो ये स्थिति हो गई, चंद्र ग्रहण की स्थिति हो गई। क्या हो गई दोस्तों, चंद्र ग्रहण की स्थिति हो गई। और ये स्थिति बनती है पूर्णिमा को। कब बनती है, पूर्णिमा को। और याद रखें हर पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण नहीं होता है और हर अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण नहीं होता है। दोनों चीज़ें क्लियर है। सूर्य यहाँ तो सूर्य का प्रकाश इस पे जाएगा तो इसको ग्रहण नहीं लगेगा, तो ग्रहण इसी को ही लगेगा। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, सूर्य ग्रहण। सूर्य यहाँ स्थिर है और इसका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँचेगा चंद्रमा तक, तो ये स्थिति कौन सी हो गई, ग्रहण किसे लगेगा, चंद्रमा को, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए फटाफट से, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, एक सीध में हो तो इसे सीजगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सीजगी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, एक सीध में आ जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सीजगी कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए दोस्तों मैंने अच्छा देने का प्रयास किया है, एक बार आप इसको लिख लें, लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जय महाकाली, अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। जय महाकाली, धन्यवाद।
है।